नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 8 जून की शिफ्ट नंबर 2 पर। इससे पहले हमने एनटीपीसी की शिफ्ट फर्स्ट को अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। आरआरबी की यह सीरीज आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, टिहरी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और बात करते हैं तो भागीरथी और बेलगंगा नदी है, शायद ये पता नहीं कौन सी नदी है, बेलगंगा नदी होना चाहिए, के संगम पर बांध का निर्माण किया गया था। तो इसका सही तो यही है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण हुआ है। चलिए आगे बात कर लेते हैं टिहरी बांध से। टिहरी बांध का निर्माण 1978 में हुआ था और वर्ष 2006 में पूरा हुआ था। चलिए आगे कुछ बांध है उन पर बात कर लेते हैं, जैसे कि भाखड़ा नाला बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी पर बना है। हीराकुंड की बात करें तो ओडिशा में महानदी पर बना हुआ है। और नागार्जुन सागर बांध की बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी पर बना हुआ है। मेटुरु बांध की बात करें तो तमिलनाडु के कावेरी नदी पर बना हुआ है। वहीं रिहंद बांध, जो कि उत्तर प्रदेश के रिहिंद नदी पर बना हुआ है। एक और बांध है इंदिरा सागर बांध, जो कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर बना हुआ बांध है। चलिए अगला बांध है कोयना बांध, जो कि महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बना हुआ है। वहीं कलनई बांध, जो कि तमिलनाडु का, यह बांध 150 ईस्वी में चोल वंश के क्रियाकाल द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तमिलनाडु में पोंगल पर्व में कानुम पोंगल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला पर्व है। इन 4 दिनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहले दिन को भोगी पोंगल, दूसरे दिन को सूर्य पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को कानुम पोंगल कहते हैं। ये 4 दिन है और 4 दिन चलने वाला त्यौहार है। चलिए अगला क्वेश्चन नदी से रिलेटेड पूछा गया था, कोसी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा की सहायक नदी है, जिसकी लंबाई की बात करें तो 2500 यानी 25-25 किलोमीटर लंबाई है। 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। चलिए आगे बात करते हैं गंगा नदी की सहायक नदियाँ और उनके सतल की भी बात कर लेते हैं। कौन सा नदी कहाँ पर मिलती है? गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, भागीरथी के रूप में निकलती है। हिमालय क्षेत्र से निकली अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है और इसे गंगा के नाम से जाना जाता है। जब हिमालय से निकली अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है तो वहाँ इसका नाम गंगा पड़ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों पर। गंगा नदी की जो बाईं तरफ से मिलती है उनकी बात करते हैं और जो दाईं तरफ से मिलती है उनकी बात करते हैं। बाईं तरफ से मिलने वाली नदियाँ हैं रामगंगा, घाघरा, काली, गंडक, बूढ़ी और कोसी। यह सभी बाईं तरफ से मिलती है। दाईं तरफ की बात करें तो यमुना, पुनपुन, दामोदर और सोन नदी, जो कि दाईं तरफ से गंगा नदी में मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, नामचिक नामपुक कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में यह स्थित है। चलिए आगे कुछ कोयले खदानों पर बात करते हैं। झारखंड में जरिया कोल फील्ड, जो कि भारत का सबसे बड़ा कोल भंडार है, झारखंड में स्थित है। ओडिशा से बात करें तो तालचेर, हिमगिरी, रामपुर, झारसुगुड़ा जैसी कोयला खदानें स्थित है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरबा, विश्रामपुर, सोनहत, झिलमिल, सरद, शहदो जैसी कोयला मिल खदानें छत्तीसगढ़ में स्थित है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कांतापल्ली, सिंगरेनी जैसी कोयला खदानें आंध्र प्रदेश में स्थित है।
आगे कुछ और कोयला खदानें हैं। तेलंगाना में है कोथागुडेम और तमिलनाडु में है नेवेली कोयला खदान। आसाम की बात करें तो मकुम, नजीरा, जंजी, जयपुर जैसी कोयला खदानें स्थित है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो एंथ्रेसाइट का कोयला पाया जाता है, जो कि सबसे सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट। मध्य प्रदेश की बात करें तो सिंगरौली और पेंच कान्हा में कोयला पाया जाता है। यहाँ पर कोयले के भंडार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के जरिए एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकता है, यानी 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यह था संविधान संशोधन 7वां 1956 में जारी किया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था अलीगढ़ की साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर सैयद अहमद खान ने 1864 में इसकी स्थापना की थी। आगे बात करते हैं, उन्होंने भारत के मुसलमानों के बीच वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन की तर्ज पर इस सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए आगे बात करते हैं। वह वर्ष 1875 में द मोहम्मडन और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक भी थे, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से विकसित हुआ था। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। चलिए आगे बात करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति के बारे में, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जो कि भारतीय संविधान के भाग 14 के तहत अनुच्छेद 315 से 323 में संघ लोक सेवा आयोग, जो कि यूपीएससी के नाम से जानी जाती है, इसमें निहित है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनकी अध्यक्षता राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसकी जानकारी अनुच्छेद 108 के द्वारा में दी गई है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अध्यक्षता बुला सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 71वें संविधान संशोधन के जरिए किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? यह संशोधन साल 1992 में लागू किया गया था। इनके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। इसको याद करने की ट्रिक देखें तो वो हो जाएगी नमक। न से हो जाएगा नेपाली, मैं से मणिपुरी और कैसे हो जाएगा कोंकणी। तो ऐसे याद कर सकते हैं। 71वें संविधान संशोधन द्वारा इनको जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को जोड़ा गया है। प्रारंभ में सिर्फ 14 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी और बाद में इसे सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जोड़ा गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो भाषा, डोगरी भाषा और मैथिली भाषा को और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? यह हमने सुबह वाली शिफ्ट में बताया था कि आगे आने वाली किसी भी शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए यह अगली ही शिफ्ट में पूछा गया है कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। इससे पहले पूछा गया था दल बदल कानून कौन सी समिति यानी अनुसूची में आता है? तो वो 10वीं अनुसूची में आता है। तो हम आपको बता रहे हैं जितना आप प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करेंगे उतने ही आपके क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ज़रूर आप इन एनालिसिस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपके आने वाला एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें। हमारी मेहनत के लिए आप एक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, जो कि दल बदल से संबंधित है कानून। चलिए आगे बात करते हैं। ये अनुसूचियां दी गई है, संविधान संशोधन दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 12वां संविधान संशोधन, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गोवा, दमन एंड द्वीप
का समावेश हुआ था। 14वां संविधान संशोधन के द्वारा हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा के लिए विधानसभाओं का निर्माण हुआ था। 26वां संविधान संशोधन, जो कि राजघराने के पूर्व शासकों को दिया गया राज भत्ता समाप्त कर दिया गया था, यानी जो उनको पेंशन दी जाती थी उसको समाप्त कर दिया गया था 26वें संविधान संशोधन द्वारा। 31वां संविधान संशोधन, यह इंपॉर्टेंट है। संसद का आकार 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था सीटों का। 42वां संविधान संशोधन, यह भी एक इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। इसके द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के आग्रह पर भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आगे बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को नष्ट कर दिया गया था और संपत्ति के अधिकार को एक कानून अधिकार बना दिया गया था, जो कि अनुच्छेद 300A में रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं 53वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। 61वां संविधान संशोधन, यह भी एक इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। इसके द्वारा मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अगला संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामांकित किया था, यानी राजधानी बनाया था दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। पूछा गया है भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत के दक्षिण में कई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिनमें से नीलगिरी, कार्डमम और अन्नामलाई पहाड़ियां शामिल की गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। यह पुस्तक पहली बार 1909 में नीदरलैंड में प्रकाशित हुई थी और शुरुआत में इसे मराठी भाषा में लिखा गया था। पुस्तक को फिर से भगत सिंह के द्वारा प्रकाशित किया गया था और उर्दू और पंजाबी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसे तमिल भाषा में प्रकाशित किया गया था। पुस्तक में ब्रिटिश के खिलाफ 1857 के विद्रोह का वर्णन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा पेश किया गया था? तो जीएसटी संविधान संशोधन 101 के संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 2016 में जोड़ा गया था। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी को 4 बुनियादी दर की संरचना में रखा गया है, यानी 4 प्रकार के कर लगते हैं इसमें 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी का आदर्श वाक्य है वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। चलिए आगे बात करते हैं जीएसटी पर। जीएसटी बिल राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। जीएसटी बिल लोकसभा द्वारा 8 अगस्त को पारित किया गया था और 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी बिल पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुई थी और लेख जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद 279A है, यानी जीएसटी 279A में रखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष अरुण जेटली जी थे और जीएसटी की अवधारणा को पहली बार 2005 में पी चिदम्बरम के द्वारा संसद में प्रस्तुत की गई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं जीएसटी पर। भारत ने दोहरे जीएसटी के कनाडाई मॉडल को चुना गया था, यानी कनाडा के मॉडल को इसमें चुना गया था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था, जिन्होंने 1954 में इसे लागू किया था। इसके अलावा जीएसटी से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, तो हमने यहीं पर जीएसटी का पूरे को एनालिसिस कर लेते हैं। इसके अलावा कोई भी जीएसटी का क्वेश्चन नहीं बनता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था करंट जीके से रिलेटेड है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बिहार में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कहां पर एम्स की आधारशिला रखी है? तो दरभंगा में एक एम्स दरभंगा की आधारशिला रखी है। बिहार के एम्स दरभंगा पटना एम्स के बाद बिहार का दूसरा एम्स होगा। पहला पटना में रखी गई थी और दूसरा दरभंगा में रखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। पूछा गया है विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? तो विद्युत धारा की एसआई मात्रक होता है एम्पियर,
एम्पियर में इसको मापा जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चमकते हीरे में होने वाली घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम है। चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ और घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश का सघन माध्यम से कम सघन यानी विरल के माध्यम में जाता है। जब प्रकाश सीमा पर क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर टकराता है, जब किरण उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो जाती है तो उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण हैं, देख सकते हैं। हीरे का चमकना जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। कांच के बर्तन में दरार से प्रकाश का परावर्तन होना, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। पानी से भरी खाली पेस्ट ट्यूब या दर्पण जैसा चमकता हुआ है, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और एक ऑप्टिकल फाइबर केबल, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। और एक जो मिर्ची का प्रभाव होता है, वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने किस वर्ष भारत की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी? तो उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद 1858 में भारत की बागडोर अपने हाथों में ले ली थी। उस समय उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को राजशाही के अधीन कर दिया था तथा 1876 में उसे भारत की महारानी घोषित कर दिया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुल 18 अध्याय हैं। इन्हें पर्व भी कहा जाता है। महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। यह दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। रामायण में कुल कितने अध्याय हैं? यह एक अलग टॉपिक हो गया, इसके साथ ही है, तो आप इसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि आगे पूछे जाने की संभावना है। रामायण में कुल 7 अध्याय हैं जिन्हें कांड के नाम से जाना जाता है। इन 7 कांडों में लगभग 500 सर्ग यानी अध्याय हैं। रामायण में करीब 24,000 श्लोक हैं। चलिए आगे बात करते हैं। रामायण संस्कृत का एक महाकाव्य है। इसे आदि कवि वाल्मीकि ने लिखा था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1951 में भूदान को आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विनोबा भावे ने शुरू किया था, जो कि महात्मा गांधी के शिष्य थे। तो उन्होंने अपनी स्वेच्छा से भूमि सुधार आंदोलन का किया था सबसे पहले। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंकिंग शाखा को बैन किया था? तो उन्होंने पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी 2024 से बैन करने के आदेश जारी कर दिए थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वह है NH-44। इसे पहले NH-7 के नाम से भी जाना जाता था। यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि जम्मू कश्मीर के उत्तरी छोर पर श्रीनगर से भारत के दक्षिणी छोर बिंदु कन्याकुमारी को जोड़ता है, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है NH-44, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 19 के बारे में सही नहीं दिया गया है? तो बता देते हैं। अनुच्छेद 19 पर बात कर लेते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 25 में दी गई है। अनुच्छेद 25 के मुताबिक सभी लोगों को अंतःकरण की आज़ादी है, धर्म को मानना, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार है। यह अधिकारों नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को मिलता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 19 में वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रावधान है। यह अधिकार आमतौर पर राज्य के खिलाफ कानून होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संत तुकाराम किस राज्य से हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, HDFC बैंक ने गीगा ऐप किसके लिए लॉन्च किया था? तो गीगा नामक एक वित्तीय सेवा पहल है जिसे गिग वर्कर्स के लिए HDFC बैंक ने
लॉन्च किया था, जिसे खास तौर पर गिग वर्कर्स और फ्रीलांसर के लिए डिज़ाइन किया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 1958 के बाद किसे वायसराय के नाम से जाना जाने लगा था? तो 1858 के बाद वायसराय को गवर्नर जनरल को वायसराय के नाम से जाना जाने लगा था। जो कि पहले भारत के गवर्नर जनरल होते थे, उन्हें बाद में वायसराय के नाम से जाना जाने लगा था। आगे बात करते हैं भारत के पहले वायसराय जो कि लॉर्ड कैनिंग थे। उनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1991 के आर्थिक नीति से कृषि में कैसा प्रभाव आया था? तो बात करते हैं 1991 में आर्थिक सुधारों के बारे में। बाद आर्थिक उत्पादन में बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद कृषि में बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन कृषि सुधारों पर असठीकता पर कोई तौर मापा नहीं जा सकता, यानी इसको कोई मापा नहीं जा सका, सिर्फ अनुमान लगाया गया था कि बढ़ोतरी हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं प्रभाव पर। कृषि की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई थी, फसल पद्धति में भी बदलाव आया, किसानों को मौद्रिक मुआवजे के बदले में अपनी फसल का कुछ हिस्सा सरकार को बेचने का विकल्प दिया गया। चलिए आगे बात करते हैं आर्थिक सुधारों के अन्य प्रभाव। तो विदेश निवेश में बढ़ोतरी हुई, निर्यात में सुधार हुआ, घरेलू पूंजी बाजार खुला, स्टॉक एक्सचेंज और कई डिपार्टमेंट बैंकिंग और बीमा सेवाएं शुरू की गई, उद्योगों को उत्पादन क्षमता में विधिवत लाने और उत्पादन की लागत कम करने की आज़ादी मिली थी, निजी बैंकों को लाइसेंस और अन्य प्रतिबंधों से मुक्ति मिली थी। यह कुछ आर्थिक सुधारों के प्रभाव थे। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1947 में जब देश को स्वतंत्रता मिली तब भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि, यानी एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा योगदान रहा था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1414 से 1421 के दौरान दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा खिजर खां उसमें शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थल स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुत्कोगेंडोर, यानी सुत्कोरगई अफगानिस्तान का एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मात्र एक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नगर हवेली किन दो राज्यों से सीमा साझा करती है? नगर हवेली जो कि गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य के सीमा साझा करती है, यह इन दोनों राज्यों के बीच है। गुजरात और महाराष्ट्र के बीच नगर हवेली स्थित है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, जो कि यूके यानी इंग्लैंड के द्वारा इस प्लांट का निर्माण किया गया था। यह कारखाना दामोदर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद किस कारण से चमकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुपर हाइड्रोफोनिक नेचर के कारण कमल के पत्ते पर पानी की बूंद तैरती रहती यानी चमकती है। अगर आपको यह शिफ्ट का एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट शिफ्ट भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। यह आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। धन्यवाद।